नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई दिनों से हमने फिल्मों पे बात नहीं की, जबकि मुझे लगता है कि इधर कई ऐसी फिल्में आई थी जिन पे चर्चा हो सकती थी, होनी चाहिए थी। शायद मैं उन फिल्मों तक लौटूं, लेकिन आज मैं एक फिल्म की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि बीते एक सप्ताह से ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसका भरपूर प्रचार हो रहा है और बताया जा रहा है कि फिल्म सिनेमा घरों में भरपूर कामयाब है। ये फिल्म है धुरंधर, और इसकी कामयाबी का एक सबूत तो हमने ये देखा कि बृहस्पतिवार के दिन, यानी जब पूरा एक सप्ताह होने को है फिल्म के प्रदर्शन से, तो बृहस्पतिवार को अमूमन सिनेमा हॉल पूरे भरे नहीं होते हैं। लेकिन गाजियाबाद के जिस सिनेमा घर में हम ये फिल्म देखने गए थे शाम को, उस समय भी हॉल लगभग खचाखच भरा था और टिकट हमने पहले नहीं कराए थे, वहाँ जाकर कराए तो हमें बिल्कुल शुरुआती रो में जगह मिल पाई। तो फिल्म कामयाब है, लेकिन वो क्यों कामयाब है? क्या इसलिए कि उसमें एक कोई राष्ट्रवादी एजेंडा दिखाई पड़ता है? क्या इसलिए कि उसमें भारत पाकिस्तान है और जासूसी का मसला है? शायद ये सारी वजह हों, लेकिन फिल्म कहाँ ले जाती है, क्या बताती है? इस सवाल पे जब मैं विचार करता हूँ तो थोड़ा मैं निराश होता हूँ, क्योंकि इसमें शक नहीं कि फिल्म की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है। लगता है कि हम एक गंभीर फिल्म देखने जा रहे हैं, और फिल्म की शुरुआत में एक जो चेतावनी सी आती है कि इसे डॉक्यूमेंट्री न समझें, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है, तो उसे ये भ्रम होता है कि हम वाकई सच्ची घटनाएं देखने जा रहे हैं। और फिल्म की शुरुआत जो होती है वो कंधार अपहरण, विमान अपहरण कांड से होती है, जहां मंत्री जसवंत सिंह अपने साथ 3 आतंकियों को ले गए थे छोड़ने के, उनको विमान को छुड़ाने की एवज में। तो वो एक शर्मनाक अध्याय था भारतीय कूटनीति और रक्षा नीति का। लेकिन वहां से फिल्म शुरू होती है। फिर असल में पता चलता है कि पाकिस्तान उधर लगातार जो आतंकी वारदातें भारत में करवा रहा था, जिनके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, एक के बाद एक जख्म दिए जा रहा था, और हमारे राजनेता उनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत गुहार लगाता रह जा रहा था। और तब भारत की इंटरनल सिक्योरिटी संभालने वाले लोग, आईबी और उससे जुड़े लोग एक योजना बनाते हैं। वो योजना ये कि पाकिस्तान के भीतर भी उनका एक जासूस हो जो ठीक से मुखबिरी करे। वो जासूस रणवीर सिंह है। फिल्म अचानक लगता है दिलचस्प होने जा रही है, लेकिन पूरी फिल्म अंततः बहुत लंबी 3.5 या 4 घंटे को छूती फिल्म है, जो कायदे से पूरी नहीं हुई है। जहां वो खत्म होती है वहां लिखा हुआ है कि टू बी कंटिन्यूड, यानी इसका एक सीक्वल जो है वो मार्च 2026 में आना है। फिल्म के अंत में पता नहीं चलता है कि जो मुख्य नायक है रणवीर सिंह, उसका क्या होता है अल्टीमेटली। लेकिन पूरी फिल्म पाकिस्तान की सत्ता राजनीति, वहाँ के माफिया गिरोहों के टकराव, और उसमें एक भारतीय जासूस की घुसपैठ के आसपास बुनी कहानी है। लेकिन उस कहानी में गहराई कम है। हिंसा के दृश्य बेशुमार हैं, बहुत लंबे खिंचते हुए दृश्य, और लगता है कि हम इतनी लंबी फिल्म क्यों देख रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि कहानी दूसरे दौर में तो बिल्कुल बिखर जाती है। फिल्मों में चूंकि रिवाज है कि एक हीरोइन होनी चाहिए, वो हीरोइन आती है और वो छोटी सी बच्ची है, जो नई लड़की है कोई, जो प्रेम करती है इस घुसपैठिए से, जिसके बारे में उसको नहीं पता है कि भारत का जासूस है। वो भारत का जासूस उस समय पाकिस्तान के एक बलोच गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उससे प्रेम कर बैठती है। फिल्म के अंत तक वो, उसमें शादी तक उसकी हो जाती है, लेकिन फिल्म के अंत तक पता नहीं चलता है कि क्या जो नायक है रणवीर सिंह, उसको अपनी वास्तविक पहचान बताने जा रहा है, या ये प्रेम धोखे में रखकर किया गया प्रेम है, जिसके आगे जो राष्ट्रवाद के लिए थोड़ा एक सामान भर है।
लेकिन क्या ये किसी अर्थ में राष्ट्रवादी फिल्म भी है या राष्ट्रवाद पे सवाल उठाने वाली फिल्म भी है? उल्टे हम पाते हैं कि ये एक नायक की प्रतीक्षा कर रही फिल्म है। अचानक कई जगह ये बात आती है, एक संवाद आता है कि किस्मत के साथ खूबसूरत बात ये होती है कि जब समय आता है तो बदल जाती है। एक जगह आता है कि कोई ऐसा नेता आएगा जिसको देश की फिक्र होगी तो सब कुछ बदल देगा। तो ये जो उसके बीच जाली नोट छापने का मामला, उसके बीच आतंक के एक्सपोर्ट का मामला, मुंबई का अटैक, इन सब को देखकर लगता है जैसे फिल्म इशारा कर रही हो कि एक बड़ा नेता आने वाला है। क्या वो इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है? संभव हो, मैं नहीं जानता। फिल्म में भी सीधे ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिल्म का जो पूरा टोन है वो नेताओं को, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नेताओं को बिल्कुल खलनायक की तरह पेश करता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को नायक बना के देश की चिंता जताते हुए पेश करता है। मंत्रियों को बताता है कि कैसे वो इस देश के हित के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि अरे ये तो पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान के नेताओं की बेईमानी की कहानी है, लेकिन असल में वो कहानी भारत की भी हो सकती है, होती रही है फिल्मों में, जिसको हम अमूमन कई बार देखते रहे हैं। एक बात और, इस फिल्म को देखते हुए मुझे लगभग इससे मिलती जुलती थीम पर, हालांकि न उसमें इतनी हिंसा थी न अतिरिक्त लंबाई थी, एक दूसरी फिल्म याद आई जो अपनी प्रकृति में इससे भिन्न थी लेकिन कथा तत्व उसमें यही था। वो फिल्म थी राजी। राजी फिल्म में जैसे इस फिल्म में एक आदमी जाकर पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में दाखिल हो जाता है, वहाँ से सूचनाएं भेजा करता है, उससे कहीं ज़्यादा गंभीरता से फिल्म राजी में ये काम पूजा भट्ट करती है जो नायिका है। उसका ब्याह बाकायदा एक आर्मी के अधिकारी से हो जाता है। उस घर में रहते हुए उस परिवार की जासूसी करती है और इत्तेफाक ये है कि दोनों जगह इस फिल्म में और उस फिल्म में भी मतलब लगता है कि अपने रिश्तेदारों को ही, जिन्होंने बहुत सम्मान दिया, जिन्होंने अपने साथ जोड़ा, उनको मारने की मजबूरी है। राजी में भी हम वही होता देखते हैं। लेकिन फिल्म राजी की एक आखिरी चीख है, एक आखिरी कातर चीख है जो बताती है कि राष्ट्रवाद का उफान कितना खतरनाक है, कैसे उसमें रिश्ते, प्रेम सब कुछ स्वाहा हो जाते हैं, कैसे उसमें इंसानियत नष्ट हो जाती है। ये फिल्म तो ऐसा कोई संदेश देती भी नहीं। ये सच है कि दुनिया भर में तमाम देशों में, जिसको हम कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनको डीप एसेट कहते हैं, और जिनको भारत में एक कुछ नया टर्म स्लीपर सेल का चल पड़ा है, जो आतंकवादियों के लिए कभी कभी काम करते हैं, बताया जाता है। तो ऐसे डीप एसेट हर जगह होते हैं। ये दुनिया भर के देश ये काम करते हैं। भारत के भी दूसरे देशों में होंगे, दूसरे देशों के भी भारत में होंगे। जब इन पे कोई फिल्म बनती है तो इस फिल्म का कर्तव्य बनता है कि वो बताए कि ये राष्ट्रवाद जो है ये क्या कर रहा है देश के साथ, लोगों के साथ, वो किस काम आ रहा है। यहाँ भी मैं फिल्म के अंत में जो कुछ बताया गया है वो नहीं खोलूँगा, नहीं तो फिल्म का थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन हम पाते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे अपराधी भी जासूस हो जाते हैं और जासूस भी अपराधी हो जाते हैं। इतने खौफनाक अपराधी कि वो किसी भी हद तक जाकर बिल्कुल प्रतिशोध का खेल कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से खेलते रहते हैं। तो सच ये है कि धुरंधर एक एजेंडा फिल्म है, लेकिन कायदे से एजेंडा फिल्म भी नहीं बन पाई है। वो किसका एजेंडा पूरा कर रही है ये पता भी नहीं चलता है। क्या वो राष्ट्रवाद का एजेंडा पूरा कर रही है ये नहीं दिखता है। ये इशारा ज़रूर है, जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि कहीं उसमें किसी ऐसे नेता के आगमन की प्रतीक्षा है जो देश के बारे में सोचे। ये बड़ा खतरनाक शब्दावली है।
क्योंकि जो कालखंड फिल्म में लिया गया है, शुरू के वर्षों को छोड़कर जो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, बाद में मनमोहन सिंह का दौर है, क्या इस दौर के मंत्री और नेता अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे? क्या ऐसा कोई नेता इसके बाद आया जो देश के बारे में सोचता है? ये इशारा, ये जवाब हम सब जानते हैं कि कहाँ जा रहा है। खैर, मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, तो उन फिल्मों के मुकाबले इस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि लगा कि इस फिल्म का प्रचार कुछ ज़्यादा हो रहा है। शुक्रिया।